आज हम कक्षा 11 का प्रश्नावली 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन जो होता है एक प्रकार का संबंधी है, और संबंध में का यदि आपको नॉलेज नहीं रहता है तो आपको परेशानी होगी। इसको आप क्या करेंगे कि पूरे वीडियो को देखकर ही इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। और संबंध जो होता है, क्या संबंध में आपको बताया गया है कि इस प्रकार का रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यदि कोई सेट है A = 1 2 3 और B = हो जाएगा आपका 5 6 7 सपोज दैट, और एक इसका रिलेशन सबसेट होता है। रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है, और इसको यदि हम मान लें कि 1 5 हो गया और 1 6 सपोज दैट 2 6 हो गया, और ये हो गया आपका 3 7 सपोज दैट। तो ये जो होगा एक रिलेशन हो गया, और इस रिलेशन में यह प्रथम क्रमिक युग्म हो गया, और ये क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव हो गया, ये द्वितीय अवयव हो गया। इसके पूरे वीडियो में बताया गया है। और यह रिलेशन, यह संबंध ही फलन होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फलन संबंध होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें कंडीशन होता है संबंध। पहले फलन की परिभाषा जान ले। ये फलन कहता क्या है? फलन ये कहता है कि यदि कोई संबंध f इस प्रकार है कि एक का प्रत्येक b से संबंध केवल एक ओनली वन, मतलब केवल b के केवल एक अवयव से संबंध रखता है, तो उस f को a से b में संबंध करते हैं। a से b में क्या करते हैं? संबंध करते हैं। फिर से परिभाषा दोहरा देते हैं। यदि कोई संबंध f जो a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी एक अवयव से केवल एक अवयव से संबंध रखता है, तो वह क्या कहलाता है? वह f जो होगा वह आपका फलन कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल रूप में ले लेते हैं कि सपोज दैट यदि मान लीजिए यह आपका सेट मान लिया गया A 1 2 3 अभी लिए थे, और B हमारा हो गया 4 5 6 सपोज दैट। तो यदि ऐसा मान लेते हैं तो हमारा अगर R एक रिलेशन ले लेते हैं सपोज दैट कि 1 है और 6 1 है 4 है 1 है और 5 है, तो यह 1 है 5 है और 1 6 है सपोज दैट। तो यहाँ 2 6 कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 4 1 एक अवयव है, प्रथम अवयव है। ये 1 2 ए लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर एक ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, और ये आपका 1 2 3, और ये आपका बी हो गया जो 4 5 6 हो गया। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि जो ए है, हमने क्या परिभाषा बताया? ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय एक और केवल एक अवयव से ही संबंध रखता है, तो हम उसको फलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। सपोज दैट यदि देखिए यह 1 है 4 से भी संबंध रखता है, और यह आपका 5 से संबंध रखता है। एक ही एलिमेंट, ये प्रत्येक अवयव की बात कर रहा है, केवल एक ही से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही अवयव 2 से संबंध रख रहा है, बी के 2 एलिमेंटों से संबंध रख रहा है, तो इस प्रकार यह फलन नहीं है। इस प्रकार ये फलन नहीं है। हम इसको 4 कंडीशनों में लेकर समझेंगे। पहले इसका इंडिकेट कैसे किया जाता है? यदि ए का बी से संबंध है तो उसको हम A to B, मतलब यह एक फंक्शन हो गया, ये फलन हो गया जो A से B में है। जो संबंध जो ये फलन कैसा है? A से B में है। और फलन जो होता है एक नियम पर आधारित होता है, एक रूल होता है, और उस रूल के अनुसार ही कंडीशन होते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग और उसको समझते हैं, ठीक है? तो अब इसकी अब परिभाषा देख लेते हैं। मैंने परिभाषा बताया भी था कि यदि किसी नियम अथवा संबंध f के द्वारा समूचे A का प्रत्येक अवयव समूचे B के एक निश्चित एवं अद्वितीय अर्थात एक और केवल एक अवयव से संबंध है, तो f को A से B में फलन कहते हैं। f so that A to B, ये प्रतीकात्मक रूप है। यह आपका ये प्रसंगितात्मक रूप में ऐसे लिखा जाएगा
कि जो फंक्शन है वो ऐसा है कि वो ए से बी से संबंध रखता है। फंक्शन है वो क्या ऐसा है, वो ए से बी में संबंध है। ठीक है, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के रूप में समझते हैं, 4 कंडीशन रखेंगे, इस टोटल को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल रूप में a इक्वल टू दे दिया गया 1 2 3 4 और b इक्वल टू आपका ये हो गया a b c d e, ये आपका एग्जांपल हो गया। तो हम इसको समझते हैं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और ये हो गया a b c d e, कि यहाँ पर आपका a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू a b c d e। अब ये इन चीजों को समझना है कि कब फलन होगा और कब फलन नहीं होगा, तब के कंडीशन में। यदि मान लीजिए सपोज दैट इसको नाम दे देते हैं फंक्शन f दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं f, ये आपका f हो गया और इसको a हो गया और ये आपका b हो गया। तो a के एक एलिमेंट से संबंध ये रखता है 1, मान लीजिए कि यह आपका संबंध रख रहा है d, 2 रख रहा है। एक भी एलिमेंट यदि छूटता है, इसमें एक भी एलिमेंट छूटता है तो भी फलन नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका 2 a से संबंध रखता है और 3 जो है e से संबंध रखता है। एक हमारा ये 4 छूट गया, तब के कंडीशन में भी फलन नहीं होगा। ये करा कि हमारी परिभाषा क्या कर रही है कि यदि f द्वारा समुच्चय a का प्रत्येक समुच्चय b के एक निश्चित प्रत्येक का बात कर रहा है, तो हमारा जो 4 है b से संबंध नहीं रख रहा है, तो इस प्रकार यह फलन नहीं है। यह फलन f जो है क्या है, फलन नहीं है। फिर अब एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं। यदि मान लीजिए सपोज दैट ये आपका h मान लेते हैं f g कर दो, फंक्शन g हो गया और ये आपका a हो गया, ये b हो गया और a b c d e और यहाँ सॉरी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और a b c d e है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यह आपका फंक्शन हो गया। अब इसकी एक इमेज बनाते हैं हम, तो इमेज है क्या, प्रतिबिंब होगा वो a से 1 a से संबंध रख रहा है, 2 b से संबंध रख रहा है और ये आपका 3 c से संबंध रख रहा है और 4 भी c से संबंध रख रहा है और आपका 4 फिर क्या 4 जो है 4 आपका e से संबंध रख रहा है। अब इसमें ये फलन है कि नहीं, ये कंडीशन देखिए। अब यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया तो इसके तो a का प्रत्येक b से संबंध रखना चाहिए, तो इस प्रकार ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है जी, फलन नहीं है। क्यों नहीं है, फलन नहीं है, इसलिए नहीं है कि यह आपका क्या है, यह a का एक एलिमेंट b के साथ प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है, इमेज नहीं बना पा रहा है, संबंध नहीं रखता है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। अगर ये देखा जाए तो यह 1 तो वह a के साथ संबंध बना रहा है, ठीक है, 2 b के साथ बना रहा है, 3 c के साथ बना रहा है और 4 जो है 4 b के 2 एलिमेंटों से बना रहा है, जबकि एक ही एलिमेंट से ओनली एक और केवल एक होना चाहिए b के निश्चित एवं अद्वितीय, अर्थात एक और केवल इफ एंड ओनली इफ। यदि यहाँ पर जबकि देख रहे हैं कि यह b के 2 एलिमेंटों से संबंध रखता है, तो इस प्रकार यह भी क्या है, फलन नहीं है। फलन, ये भी आपका फलन नहीं है। फिर अगला कंडीशन लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला एग्जाम्पल, ये 2 हो गया। ऐसे थोड़ा बना देते हैं कि थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका दूसरा कंडीशन लेते हैं, तीसरा नंबर। 4 कंडीशनों में पढ़ेंगे, पूरी फलन समझ में आ जाएगी। अब आते हैं, फिर a और ये b हो गया, a है और ये आपका b है, ये आपका 1 2 3 4 और ये आपका a b c d e।
एक कंडीशन हमारा ये पहला हमने देखा कि ए का एक एलिमेंट शेष रह गया तो भी फलन नहीं है। दूसरा यह देखे कि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंटों से संबंध रख रहा है तो भी फलन नहीं है। अब आते हैं हम लोग ये, अब इस कंडीशन में दो ठो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ए 1 ए से संबंध रख रहा है और 2 जो है, और ये 3 2 बी के साथ रख रहा है, और ये भी 3 के साथ 3 जो है बी के साथ संबंध रख रहा है, और 4 जो है सी के संबंध रख रहा है। तो यहाँ पर आपका डी और ई शेष रह गया। तो यहाँ आपका हम यही देखेंगे कि ए जो है वह ओनली वन एक एलिमेंट से संबंध रख रहा है कि नहीं रख रहा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह ए के दो एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से संबंध रख रहा है। बी के एलिमेंट शेष रह जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये कि ये चारों प्रत्येक संबंध रख रहा है बी से, ठीक। अब ये देख लिए, फिर ये देखेंगे कि एक अवयव बी के दो अवयव के साथ तो संबंध नहीं बना रहा। तो यहाँ पर देखिए 1 एक ही के साथ बना रहा है, 2 बी के साथ बना रहा है, एक ही के साथ बना रहा है, 3 बी के ही साथ बना रहा है, ये भी एक ही के साथ बना रहा है, और 4 एक एलिमेंट से बी के एक एलिमेंट से बना रहा है, तो सी से बना रहा है संबंध, तो भी यह एक एक से ही बना रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको ये दिमाग में हो रहा होगा कि यहाँ दो एलिमेंट या ए के दो एलिमेंट बी से ही संबंध रख रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। यहाँ कहीं नहीं कहा है कि बी के एक ही एलिमेंट से संबंध बना है, ये नहीं कहा है कि ए का दो एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से संबंध नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कहा है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से बना है, ऐसा कहा है। लेकिन ये नहीं कहा है कि ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से संबंध नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसलिए यह क्या होगा, फलन है, यह फलन है, फलन है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग GH हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं H फलन, ठीक है। फंक्शन हो गया आपका H। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर फंक्शन हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। हम 4 कंडीशन लेंगे, ये चारों कंडीशन जो फंक्शन के वो टोटल डिफाइन करेगा, टोटल घटना को डिफाइन करता है। पहला हमारा घटना क्या था, फिर उसको दोहरा देंगे। ये इसको फिर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 A B C D E। अब यहाँ पर A B के साथ, 2C के साथ, 3D के साथ, 4E के साथ। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि एक्सेस B का एलिमेंट बच रहा है, तो इस प्रकार यह भी क्या होगा, फंक्शन एक ही। देखिए एक एलिमेंट एक के साथ संबंध रख रहा है, एक के दो एलिमेंट एक के ये दूसरा एलिमेंट भी एक ही के साथ रख रहा है, तीसरा भी एक ही के साथ, और चौथा भी एक शेष बी का बच रहा है, तो भी यह फलन होगा। क्यों होगा जी, यहाँ ए के सभी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बना रहे हैं, ओनली वन डी के एक ही एलिमेंट से संबंध बना रहे हैं। इस प्रकार यह हो गया आपका फलन है GHI, ठीक है। ये आपका 4 फंक्शन थे, फंक्शन ये 4 थे आपका। तो यह आपका फलन है, फलन है, ये आपका फलन है। अब इसमें आपको चारों कंडीशन हम बता दिए कि फंक्शन कब की कंडीशन में होगा, तब प्रेडिकली रूप में, ये परिभाषा के रूप में था। प्रेडिकली रूप समझ जाइए कि ए का एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो बी से संबंध ना रखता हो, बी से प्रतिबंध ना रखता हो, और ए के एक एलिमेंट का बी के एक ही एलिमेंट से संबंध होना चाहिए, और बी में भले ही कोई अवशेष बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि यहाँ पर आपका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। हम इस चारों कंडीशन को रख दिए हैं, और इसमें हमारे हिसाब से सभी कंडीशन फॉलो हो सकते हैं। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब आते हैं प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब। अभी जस्ट बताए हम कि जो फंक्शन में, फलन में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और उस फलन के में ही प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब है।
तो प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब होता क्या, इस परिभाषा को पहले समझाने से पहले मैं बता दूं कि इस फंक्शन को y = fx के रूप में लिखा जाता है। जो fx होता है वह y होता है, मतलब जैसे कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि यहाँ पर आपका a है और ये आपका b है, तो हमारा 1 2 3 4 एग्जाम्पल ये थे, a b c d e था। तो यदि 1 का a से इमेज बन रहा है, 2 का b से, 3 का c से और 4 का d है, यदि यह फलन है तब की कंडीशन में, तो a जो होगा वह 1 का क्या होगा, a जो होगा वह 1 का प्रतिबिंब होगा। a जो होगा वह क्या होगा, वह a जो होगा वह 1 का प्रतिबिंब होगा, और जो 1 होगा वह a का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। और यह दर्शाता है यदि यह x है और यह y, और y = fx हो जाता है, y = fx हो जाता है। जब x के स्थान पर हम x के स्थान पर 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू 1 a देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा पॉइंट, मतलब यह हमारा 1 से का प्रतिबिंब ये a बना रहा है, तो a को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, a 1 का यह a क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, और जब a 1 को क्या कहेंगे, a का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ में आ गया। पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब जो इमेज बनता है, जो मतलब जो संबंध बनता है b के एलिमेंट से, वह उसका a के एलिमेंट का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, जो संबंध बनता है b के एलिमेंट से a का, तो उस a के एलिमेंट के लिए b का एलिमेंट जो होगा वह प्रतिबिंब होगा, और b के एलिमेंट के लिए a का एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसको परिभाषा भी देख लें। बात यही लिखा गया है परिभाषा में, यदि समुच्चय A का कोई x फलन f के द्वारा समुच्चय B के किसी अवयव y से संबद्ध होता है, किसी, जैसे A का अवयव मान लेते हैं कि x है और B का अवयव y है, y जो है फलन f से संबंधित होता है, तो x y जो होगा y = fx भी लिखा जाता है, y = fx लिखा जाता है। तो जो y होगा उस x का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। y से संबंध होता है तो y को f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब, x का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, अथवा f प्रतिबिंब, अथवा इसको एक प्रतिबिंब कह सकते हैं, तथा x को y का क्या कहेंगे, पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, x को f के अंतर्गत y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी बात को अगर सिंपल में समझना हो तो मैं समझा ही दिया कि यह जो a का इमेज बनता है, जो भी a के एलिमेंट का इमेज b में बनता है, वही हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और जो इसी का ऐसे बनाएंगे तो प्रतिबिंब होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये आपका अब ये कह रहा है कि यदि, अब इसको लिखा कैसे जाता है, यदि y बिलोंग्स टू b, मतलब यदि y b का एलिमेंट है तो f के अंतर्गत x बिलोंग्स टू a का प्रतिबिंब, यदि x a में है तो उसका प्रतिबिंब है, तो इसे यदि वह अगर x का प्रतिबिंब y है तब के कंडीशन में y = fx लिखा जाता है। y = क्या लिखा जाता है, fx लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप, y = क्या लिखते हैं हम लोग, fx, जब वह प्रतिबिंब है। अब यहाँ x की वैल्यू मान जाए, सपोज दैट यदि 1 2 3 4 है, यहाँ a b c d दे रहा है, तो हम 1 की वैल्यू रखेंगे तो यह कुछ पॉइंट देगा, वही क्या कहलाएगा, इमेज होता है उसका। 1 रखेंगे तो हमारा ये देगा, 1 रखेंगे तो क्या देगा, ये देगा। 2 रखेंगे, जो संबंध बनता है जैसे वही कहलाता है। जैसे मान लो कि सपोज दैट, इसी को हम लोग समझ लेते हैं, जो फलन होता है नियम पर आधारित होता है, फलन होता है वो क्या होता है, नियम पर आधारित होता है। तो हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये आप नोट कर लीजिएगा। फलन जो होता है नियम पर आधारित होता है, जैसे y = fx लिख दिया गया। अब यहाँ समझेंगे कि fx अगर यहाँ लिखता है y = fx = 3x, सपोज कर लीजिए, तो 3x हो गया, तो y = fx लिखिए चाहे fx = 3x लिखिए, या तो y = 3x लिखिए या fx = 3x। आपको मतलब आगे चलेंगे तो आपको fx y के रूप में ही लिखना होता है, fx
नहीं लिखकर कहीं कहीं एफ एक्स दिया रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा वो फंक्शन ही है, एफ एक्स लिखिए चाहे वाई लिखिए। तो यहाँ पर अगर हम एफ एक्स लिख रहे हैं तो यदि एफ एक्स इक्वल टू आपका 3x हो गया तो x इक्वल टू 1 ले रहा है। सपोज दैट मान लेते हैं कि यह आपका जो f है सच दैट आर नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रख रहा है तो f1 इक्वल टू 3 into 1 अर्थात 3 देगा, होगा ना। और x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 2 रख रहे हैं तो f2 क्या हो गया हमारा 3 into 2 मतलब इक्वल टू 6, f3 कितना हो जाएगा 3 into 3 इक्वल टू 9। मतलब ये आपका एक नियम हो रहा है कि हम 1 रख रहे हैं तो ये 3 दे रहा है, 2 रख रहे हैं तो 6 दे रहा है, 3 रख रहे हैं तो 9 दे रहा है। मतलब ये दुगना होता जा रहा है, 3 6 मतलब 3 के गुणांकों के रूप में वो तो बढ़ता जा रहा है। यदि x इक्वल टू 4 रख दें तो f4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 into 4 मतलब 12। मतलब ये आपका 3 6 9 12 ऐसा एक नियम के अनुसार ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस प्रकार यह एक फलन जो होता है नियम पर आधारित होता है, एक रूल होता है इसका। और ऐसे ही अगर हम ले लें पॉइंट होता है, जैसे परिभाषित हो, कंडीशन हो, फॉलो करता हो, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो पॉइंट रखेंगे सपोज कीजिए यदि हम x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन को हम समझ लेंगे बढ़िया से। f1 तो हमारा 2x 2 into 1 अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 अर्थात 2 अपान 2 इक्वल टू 1 अर्थात 1 1 हो गया। मतलब जो प्रतिबिंब हुआ वह क्या हो गया 1 आ गया, 1 आ गया। और क्या रखे थे एक पूर्व प्रतिबिंब 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रख दीजिए f2 इक्वल टू 2 into 2 अपान 1 प्लस 4 अर्थात 4/5 मतलब इस रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका 4/5 हो गया। अब ये जब ये ऐसा हो माइनस से अगर कर दिया जाए तो फंक्शन जो होगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए तो x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। क्यों जी? क्योंकि यदि 1 रखा जाए तो 1 पर ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, इन्फिनाइट आ जाएगा जो परिभाषित नहीं होगा और इसकी इमेज भी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए यह अपरिभाषित हो जाएगा तो x नॉट इक्वल टू 1 ले लेते हैं। यहाँ कंडीशन में देगा एफ एक्स इक्वल टू इतना वेयर x नॉट इक्वल टू 1, जहाँ x 1 नहीं है मतलब उसका जो प्रूफ है जो हम ए का एलिमेंट है वो x में उसमें ए नहीं 1 नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये आपका रहा था क्या रूल के नियमानुसार इसको निकालना होगा डोमेन रेंज इसी हिसाब से दिया रहेगा। तो इसका देखिए 1 रखे थे 2 1 रखे थे 1 2 रखे तो 4/5 आया। तो इस तरह 1 1 2 4/5 ऐसे ही निकाल लेते हैं कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब ये नियम पर आधारित हम सवाल करेंगे तो समझ जाएंगे। अब आते हैं डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं। अब आते हैं फलन का डोमेन। फलन का डोमेन, फलन का डोमेन सब डोमेन, पहले डोमेन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन होता क्या है पहले ये बात समझिए। रिलेशन में आपको रिलेशन में हमने बताया है कि जो रिलेशन में एक क्रॉस जो क्रमित युग्म होगा रिलेशन में तो उसके प्रथम अवयव जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। क्रमित युग्म के प्रथम अवयव जो होते हैं क्या होते हैं डोमेन होते हैं। लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर क्यों बदल जाएगा ये भी हम ध्यान देंगे। ए इक्वल टू बहुत सिंपल तरीके से अगर हम पूर्व चीज को रिलेशन को अगर दोहराएं तो रिलेशन पर ध्यान दें तो इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके डोमेन को रिलेशन में हमारा ये बताया गया था कि क्रमित युग्म, वहाँ कोई बांड नहीं था कि क्रमित युग्म का पहला अवयव होगा वह डोमेन होगा। वहाँ कोई बांड नहीं था कि ए के एलिमेंट सभी एलिमेंटों का संबंध बी से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस फंक्शन में ये बताया गया है कि ए के सभी एलिमेंटों का बी से संबंध होना चाहिए। क्या बताया गया है कि ए के सभी एलिमेंट का बी से संबंध होगा तभी वह फंक्शन होगा या फलन होगा। बात गई है। तो यहाँ पर अब बताइए आप कि जब यहाँ पर सभी से बनेगा तो उस फंक्शन में पहले ए का सभी अवयव आएगा,
और सभी आएगा तो जो क्रमित बनेगा फंक्शन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सभी एक एलिमेंट उपस्थित उसमें रहेंगे। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डोमेन जो होगा सेट ए हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा जी, सेट ए हो जाएगा। भाई देख लो, समझ लो कि यहाँ पर ए का सभी अवयव जो है वह क्या है, बी से संबंध रख रहा है। तो मान जाइए कि आपका क्रमित ऐसा बनेगा, 1a होगा, 2b होगा, फिर 3c होगा, फिर आपका 4d होगा, ऐसा होगा, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जिसमें ए के सभी एलिमेंट नहीं होंगे। तो यह आपका क्या हो गया, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सेट ए। ठीक है, अब सेट ए में जो हो आप ये सेट ए लिखे हैं, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आता है तो सेट ए लिखते हैं, ऐसा नहीं, वहां दर्शाएंगे 1 2 3 4। मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि सेट ए होगा। डोमेन जो होगा वो क्या होगा, सेट होगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि मतलब उसको लिखवाना पड़ेगा, आप इसको समझ लीजिएगा। इसके पहले हमने लिखवाया है डोमेन रेंज, तो इसमें बस यही लिखना है कि डोमेन जो होगा वो हमेशा फंक्शन में सेट ए होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोडोमेन पे। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, डोमेन इसको प्रांत हिंदी में कहते हैं और इसको सप्रांत कहते हैं, सप्रांत। तो सप्रांत जैसा हमने रिलेशन में बताया था वैसे ही फंक्शन में यह सेट बी होता है। यह क्या होता है, सेट बी होता है। जो सेट बी होगा टोटल ए बी सी डी ई, यह आपका कोडोमेन, जो रिलेशन में था वही कोडोमेन आपका फंक्शन में भी होगा। अब आते हैं परिसर की बात करते हैं। परिसर में, परिसर पर ध्यान दीजिएगा, इसको रेंज कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रेंज कहा जाता है परिसर। अब परिसर में आपका ये कह रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिया, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर बी जो रेंज होता है वह बी के वही एलिमेंट होते हैं जो एक से संबंधित होते हैं, ए के प्रतिबिंब होते हैं। सीधा सीधा कहेंगे, प्रतिबिंब हम पढ़ा चुके हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि बी के वही एलिमेंट जो ए सेट ए का प्रतिबिंब होते हैं, ए का प्रतिबिंब होते हैं, सेट ए के क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, सेट ए के प्रतिबिंब होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि A1 का हो गया A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। ठीक है, अब आते हैं कि यह A B C D जो होगा इसके प्रतिबिंब होंगे, इसके क्या होंगे, प्रतिबिंब हो जाएंगे। अब यहाँ जो A B C D इसका प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए 1 का A हो रहा है, 2 का B होगा, 3 का C है और 4 का D है। तो A B C D जो होगा वह क्या हो जाएगा, इसके रेंज हो जाएंगे। तो रेंज में हम लिखेंगे कि B के वह अवयव जो A के प्रतिबिंब है, ए के प्रतिबिंब है। मैं सिंपल तरीके से लिखवा दिया बस समझने के लिए कि इसमें जो भी लिखेंगे वह बी के ही एलिमेंट होंगे और बी के जो एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट जो होंगे वो भी कौन से, जो प्रतिबिंब होंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। ई नहीं है, ई प्रतिबिंब इसका नहीं है तो ई नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके जो ग्राफ है, वास्तविक फलन है और वास्तविक मान फलन है। इसको आप अगले वीडियो में पढ़िएगा। धन्यवाद।